हेलो स्टूडेंट्स, तो 10th क्लास साइंस के 7th चैप्टर एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का आज का जो अपना लेक्चर रहेगा, इसमें अपन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत नेक्स्ट प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए, पिछले लेक्चर की बात करूँ तो इसमें अपन ने इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ पिछले लेक्चर की यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है बेसिक सी, तो आप एटॉमिक रेडियस को सिंपली बहुत इजीली समझ सकते हो, है ना। तो देखिए, अपन ये जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, एक एटम है, उसका न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, एटॉमिक रेडियस होती है। यदि किसी एटम की एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, इसका मतलब एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगी। तो देखिए, एटम का न्यूक्लियस तथा आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। तो देखिए, एटॉमिक रेडियस एक एटम्स के लिए देखते हैं, बट एक सिंपल एटम या फिर एक सिंपल एटम या सिंगल एटम का एग्जिस्टेंस इस नेचर में इम्पॉसिबल है। यानी एटम हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहता है और बहुत सारे एटम्स कंबाइन करके किसी सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं और उस सबस्टेंस को हम नेकेंड आई से देख सकते हैं। बट एक सिंपलेस्ट एटम है जिसको हम आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, नेकेंड आई से अपन देख भी नहीं सकते हैं, तो उसकी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस आप कैसे बताओ, इम्पॉसिबल। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन इसकी कोई अदर टर्म्स का हेल्प लेंगे, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो एटॉमिक रेडियस क्या देखते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को सिंपली आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो देखिए, होती क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस तथा आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको अपन क्या कहते हैं, ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस समझने के लिए देखिए, इधर ये कोई एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और ये बहुत सारी सेल है और अपने को देखनी आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। कौन सा देखना है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को देखना है। ये लो आउटर मोस्ट शेल का कोई इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। इस आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तथा इस न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। तो ध्यान रखना, किसी भी एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन तथा उसके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन एटॉमिक रेडियस के नाम से जानेंगे। समझ गए बात। देखो, एटॉमिक रेडियस ज्यादा है तो एटॉमिक साइज भी ज्यादा होगी। क्या इस एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक जो रेडियस है वो ज्यादा होने पर एटॉमिक साइज भी क्या होगी रे, ज्यादा होगी। अब एटॉमिक साइज ज्यादा कब होगी, जब एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी। समझ गए, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस ज्यादा तो साइज ऑफ एटम भी ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा। अब देखो, एक सिंपलेस्ट, एक सिंगल या न्यूट्रल एटम का इस नेचर में एग्जिस्टेंस, यानी एक सिंपल एटम का अपने नेचर में एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल है। तो एटम्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहता है। अब एटम्स कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं तो कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, एटम एटम आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं, सम एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं, सम एटम्स मेटेलिक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, सम एटम्स वैन डर वाल्स बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो इनके बेसिस पर अपन देखते हैं, जब एटम आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो बॉन्ड बनाए हुए एटम ही रहते हैं, अकेला एटम है ही नहीं, तो रेडियस कैसे बताओगे। तो ये कैसा होता है, एटम्स की रेडियस बताना इम्पॉसिबल होता है। बट आपको डेफिनेशन वगैरह इनके बारे में ध्यान रखना, देख लोगे। अब देखो, एटॉमिक रेडियस कैन बी कैलकुलेटेड एज, देखो सिंपल एटम है नहीं, सिंगल एटम है नहीं, तो किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं, तो अपन देखते हैं कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, और अपन देखेंगे वैन डर वाल्स रेडियस, अपन देखेंगे मेटेलिक रेडियस। ये क्यों देखनी पड़ रही है, क्योंकि सिंपल एटम एक सिंगल एटम है, रहता ही नहीं नेचर में, तो अपन एटम की रेडियस नहीं बता सकते, इसलिए अपने को इन टर्म्स को, इन रेडियस को भी जानना पड़ेगा। तो देखिए, कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप जानते होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो टू कोवेलेंट बॉन्डेड, दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स होते हैं, तो उन एटम्स के न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसका हाफ करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। तो देखो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन
न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। तो इधर देखो दो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम है, ये लो, ये एग्जांपल आप यहां लिखना है ना, ये एक एटम है, ठीक है, दो एटम कोवेलेंट बॉन्डेड है, ये दूसरा एटम है। अब कोवेलेंट बॉन्ड का मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। 9th क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया है। तो देखो एक एटम ये है और एक एटम का न्यूक्लियस ये है, ठीक है। इस एटम के एक इलेक्ट्रॉन देकर यहां रख दिया, किसने? इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में दे दिया, इसने भी क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड बनाने में दे दिया। यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ एटम्स है, यानी कोवेलेंट बॉन्डेड जो एटम है, इनके न्यूक्लियाई, ये इनके न्यूक्लियाई, इन न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का इसका हाफ करो, यानी r/2 कर दो इसका, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस, इसको मैं क्या करूं, ये डिस्टेंस d/2 कर दूं, क्या कर दूं? डिस्टेंस बाई 2। दो इनर न्यूक्लियस है ना, ये सॉरी दिख नहीं रहा आपको, इधर देखो, ये जो दो एटम्स के न्यूक्लियाई है, इनके बीच की डिस्टेंस को मैं d से रिप्रेजेंट करता हूं। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? d से। तो इसका जो एटॉमिक रेडियस होगी, यानी कोवेलेंट जो रेडियस होगी, इसको मैं rc से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, rc कोवेलेंट रेडियस, वो क्या हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? d/2। ये जो न्यूक्लियाई है एटम्स के, इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? कोवेलेंट रेडियस। तो देखो इधर इसकी हाफ करूंगा, इसका मतलब यहां से की डिस्टेंस को आ जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। समझ रहे बात? कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस। इस प्रकार आप डायग्राम बना लेना, बना लोगे, और rc इक्वल क्या हो जाएगा? d/2। अब देखिए दूसरी अपन पढ़ते हैं मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या होती है? देखो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द टू नियर बाई एटम इन ए क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। देखो इधर मेटेलिक रेडियस क्या होती है? दो एक ऐसा क्रिस्टल, मेटल हमेशा क्या होता है? क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। क्रिस्टल मीन्स उनकी शेप वो साइज क्या रहती है? फिक्स्ड रहती है। क्रिस्टल का मीन्स उसकी बात करें तो वो हार्ड इन नेचर होता है, तथा उसकी शेप एंड साइज क्या रहती है? एक क्रिस्टल फॉर्म में रहती है, मतलब फिक्स रहती है, ठीक है। तो ऐसा कोई क्रिस्टल है, हार्ड है, और उसके हार्ड बन मेटल है, मेटल के बीच क्या रहता है? मॉलिक्यूल्स, मेटेलिक बॉन्ड बन रहता है उनके बीच में। कैसा रहता है? मेटेलिक बॉन्ड। तो देखिए इधर, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियर बाई एटम इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। इधर देखो, ये कोई मेटल का एक एटम है, ये मेटल का एक एटम है। अब मेटल का जो दूसरा एटम होगा ना, वो क्या रहेगा? इस एटम्स के साथ मेटेलिक बॉन्ड, यानी इसके एग्जिस्टेंस रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा? कंबाइन रहेगा। इस प्रकार मेटेलिक बॉन्ड करेगा। कैसा रहेगा? मेटेलिक बॉन्ड। ऐसा नहीं कि बॉन्ड नहीं, इनके बीच में बॉन्ड है, बट बॉन्ड कैसा है? मेटेलिक बॉन्ड है। मेटेलिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड देखो, मेटेलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जबकि इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इस एटम का न्यूक्लियस, इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? मेटेलिक। ये मेटेलिक बॉन्ड किस में पाया जाता है? मेटल के क्रिस्टल में पाया जाता है। मेटल के क्रिस्टल मीन्स ऐसे मेटल जो हार्ड इन नेचर होते हैं, तथा उनकी क्या होती है? शेप एंड साइज क्या रहती है? फिक्स रहती है। उनके दो एटम है, और ये दो एटम कैसे बॉन्डेड है? मेटेलिक बॉन्डेड है, मेटेलिक बॉन्डल है। कैसा? इनके बीच में बॉन्ड कैसा है? मेटेलिक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? मेटेलिक बॉन्ड। तो ये जो मेटेलिक बॉन्डेड एटम है, इनके जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई मीन्स इन दोनों के न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? डी से। इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है इसका हाफ करो, यानी मेटेलिक रेडियस को rm से रिप्रेजेंट करो, इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2। अब d/2 हमेशा नहीं, ये मेटेलिक बॉन्डेड जो एटम्स है इनके न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस का हाफ। और कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ होता है, ठीक है। तो इधर देखो, ये तो थी मेटेलिक रेडियस। अब देखिए मेटेलिक रेडियस के बाद मैं बात करूं वंडरवॉल रेडियस की, तो वंडरवॉल रेडियस भी होती है। वंडरवॉल्स मतलब नॉन बॉन्डेड। जैसे नॉन बॉन्डेड किस में पाया जाएगा? जो नोबेल गैस थी अपने पास, इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन व रेडॉन, ये जो इनर्ट गैस है इनके बीच में बॉन्ड नहीं पाया जाता है। अब नॉन बॉन्डेड एटम है कोई, तो उनके बीच में भी क्या होगा?
रेडियस देखनी पड़ेगी, यानी नॉन बॉन्डेड एटम के इन न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो वंडर वॉल्स रेडियस होगी। जैसे इन इनर्ट गैस की बात करें, इनर्ट गैस क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम। अब देखो नॉन बॉन्डेड एटम, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, किसके बीच में, जो वंडर वॉल्स बंद होते हैं उनके बीच में क्या होता है, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एटम देयर क्लोजेस्ट अप्रोक्स इज नॉन एज वंडर वॉल रेडियस, यानी दो नियरेस्ट जो एटम्स है नॉन बॉन्डेड, उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, वंडर वॉल रेडियस आ जाएगी। जैसे ये एक एटम है, ठीक है, और ये दो दूसरा एटम है। अब ये जो नियरेस्ट एटम है इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, नॉन बॉन्डेड है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी। अब देखो वंडर वॉल रेडियस आर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, क्या हो जाएगी, d/2। किसमें d/2, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच की, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। तो ये डायग्राम इसके जस्ट नीचे बना लोगे। तो देखो अभी जो अपने वंडर वॉल रेडियस, मेटेलिक रेडियस तथा कोवेलेंट रेडियस के बारे में बातें की, तो इनके में ज्यादा रेडियस किसकी होगी। जैसे मैं बात करूं RC यानी कोवेलेंट रेडियस, RM मतलब मेटेलिक रेडियस, R अपन बात करते हैं वंडर वॉल रेडियस के लिए RW। ज्यादा कौन सी है, तो ये सबसे ज्यादा होगी, उसके देन ये, और उसके सबसे कम कोवेलेंट रेडियस। ये भी इसके जस्ट नीचे आप डायग्राम के जस्ट नीचे नोट कर लेना। तो ध्यान रखना, मेटेलिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस तथा वंडर वॉल रेडियस में से सबसे कम रेडियस किसकी होती है, कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि इनके बीच में ओवरलैपिंग है। क्या है, ओवरलैपिंग की वजह से इनकी साइज क्या हो जाएगी, एटम मॉलिक्यूल्स की छोटी साइज है, तो इनके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम है तो रेडियस भी कम होगी। ठीक है, तो देखो ये जो एटॉमिक रेडियस है ये किस पर डिपेंड करेगी, पीरियोडिसिटी की मैं इसकी बात करूं तो देखो एटॉमिक साइज होगी, एटॉमिक साइज, यदि एटॉमिक साइज ज्यादा है तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगी। एटम की साइज ज्यादा है किसी, तो एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा होगी कि नहीं होगी, होगी। तो एटॉमिक साइज की बात करूं या रेडियस की बात करूं, एक ही बात, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/z इफेक्ट के, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के, यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम, आपको पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, कौन, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज क्या होगी, कम। यदि एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस ज्यादा, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या है, कम है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा देखो एटॉमिक साइज, ये जो एटॉमिक साइज है ये एक और बात पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कब बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट बढ़ते हैं। नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट कब बढ़ते हैं, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, यानी नंबर ऑफ सेल या ऑर्बिट बढ़ेंगे कब, तो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। तो ये बातें नोट कर लेनी, ये ऊपर इसके यहाँ नोट करना, इसके बाद वो नोट करना, इसके बाद ये लास्ट में ये पीरियोडिसिटी वाला कर लिया नोट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपरली और एकदम प्योर फॉर्म में इसके नोट्स को क्रिएट कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पीरियोडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड। तो ये नोट कर लिया होगा। एटॉमिक रेडियस के अंतर्गत नेक्स्ट ये देखिए अपने तो 10th का सिलेबस, इसमें ये मेटेलिक रेडियस तथा कोवेलेंट रेडियस तथा वंडर वॉल रेडियस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, अपने पास ओनली फॉर एटॉमिक रेडियस होती है। क्या ये आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी, इतनी रख लोगे। अच्छा, तो ये अपने लिए तो बहुत उपयोगी बातें हैं आने वाली क्लासेस के लिए। अब देखिए यदि मैं बात करूँ किसकी, पीरियोडिसिटी की, पीरियोडिसिटी तो सबसे पहले देखिए अपन बात कर लेते हैं किसकी, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम की बात है। इधर देखो सबसे पहले देखते हैं अपन पीरियोडिसिटी इन पीरियड। सबसे पहले पीरियड में देखते हैं, पीरियड का मीन्स आप टॉप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, एक पीरियड में जाओगे तो क्या होगा। तो इधर देखो when we move from कहाँ से कहाँ, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, when we move from left to right
इन ए पीरियड किसी एक पीरियड में जाना है, ऐसा नहीं कि कोई भी पीरियड में जा रहे हो। इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होगी रे? डिक्रीजेस। यदि आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। अब लो क्यों होती है डिक्रीज, इसके बारे में डिस्कस करें तो इधर देखो, रीजन देखो, रीजन इधर देखो। बात ये है लेफ्ट टू राइट, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, समझ रहे हो? लिथियम है, बेरिलियम है, उसके बाद बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सब एक ही अपने पीरियड के एलिमेंट्स, सभी एक ही पीरियड के सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना, पता है ना आपको? ये सभी सेकंड पीरियड के, इनके बीच में डी ब्लॉक आ जाते हैं, बट है तो सेकंड पीरियड का, सभी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। यानी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक साइज क्या होगी? लिथियम के से पहले कौन? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। यानी एटॉमिक साइज की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लिथियम की, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये रहेगा। ये क्या है? एटॉमिक रेडियस को या एटॉमिक साइज, ऐसा ऑर्डर रहेगा। तो ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न देखो, रीज़न मैंने पहले ही बता दिया आपको। इससे इसका रीज़न ये है, तो देखो इधर, when we move from left to right in a period, atomic radius and atomic size decreases because रीजन देखो। पहला देखो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस इन न्यूक्लियस। सबसे पहली बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ सेल रिमेन सेम, नंबर ऑफ सेल, या फिर ऑर्बिट कहूँ, एक ही बात है, ऑर्बिट रिमेन सेम। So force of attraction, so effective nuclear force increases when we move from left to right in a period. So at size or atomic radius, so size of atom or atomic radius decreases। ध्यान रखना आप बातें। अपन बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो क्या होगी?
एटॉमिक साइज या और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। इसका रीजन ये है क्या, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस इंक्रीजेज। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या अपने प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा, नंबर ऑफ सेल सेम रहती है, नंबर ऑफ सेल तो सेम है और न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने से क्या होगी, एटम की साइज डिक्रीज होगी। अब एटम की साइज डिक्रीज होगी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड इन ए पीरियड, सो साइज ऑफ एटम और एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, अपने पीरियोडिसिटी इन ग्रुप। तो देखो सेकंड बी, देखो पीरियोडिसिटी इन ग्रुप। अब ग्रुप की पीरियोडिसिटी की बात करूँ तो देखो इधर, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखो ग्रुप की बात हो रही तो टॉप टू बॉटम की बात करें ना, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक रेडियस increases atomic radius increases due to या बिकॉज। दो रीजन देखिए, पहला देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होगा, लेफ्ट टॉप टू बॉटम जा रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फर्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस। दूसरा देखो, नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट क्या होते हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होगा। अब नंबर ऑफ सेल और बात करूं मैं किसकी, अपने नंबर ऑफ सेल और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, इसका मतलब एटम साइज बढ़ना ही है, क्योंकि अट्रैक्ट आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कोई है ही नहीं, यानी अट्रैक्ट कम हो रहा है, इसका मतलब एटम की साइज बढ़ेगी। और सेल तो वैसे ही बढ़ रही है, सेल बढ़ने से तो एटम की साइज बढ़ती है। सो एटॉमिक साइज और एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक रेडियस increases when move from top to bottom in a group। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं लिथियम ले रहा हूँ, लिथियम के डीप में डाउन में कौन है, लिथियम के नीचे कौन है, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबेडियम, उसके बाद सीजियम। ठीक है, ये एटम्स है। अब बताइए टॉप टू बॉटम जाने पर एटम की साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, तो लिथियम सबसे छोटी, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबेडियम, उसके बाद सीजियम। ये एक ही ग्रुप की बात करें, एक ही ग्रुप, ऐसा नहीं कि अलग अलग ग्रुप ले रहे हो और इस प्रकार ऑर्डर बता रहे हो, नहीं, एक ही ग्रुप में बात करोगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। समझ गए? इसका रीजन क्या है, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। इसकी रीजन क्या है कि नंबर ऑफ सेल और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, नंबर ऑफ सेल बढ़ती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता है, इस वजह से। ठीक है, रीजन बता दोगे? तो ये रीजन बता देंगे।
ये रीजन या बिकॉज करके जो मैंने लिखा है इसको बता दो। तो इस प्रकार आज के लेक्चर में अपन ने एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड बातें की। अगले लेक्चर में अपन आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रॉपरली इसके नोट्स बनाइएगा।